So दोस्तों, we have seen that by SAS congruency or by SAS axiom or property, whatever you want to say, we can prove that two triangles are congruent. ठीक है, हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम हम दो की कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एटलीस्ट हम टू के बीच में ही कोई रिलेशन बताएंगे. हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF. ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी दो साइड लाइक ये दो, इन दो साइड्स के इक्वल है, प्लस इन दो साइड से मिल के जो एंगल बन रहा है मीन्स एंगल इंक्लूडेड बाय दीज टू साइड्स. ये दो साइड से ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है क्या? नो. ये दो साइड से ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है? नहीं. बिकॉज एंगल की क्या डेफिनेशन होती है? दो साइड जब एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, व्हेन टू आर्म्स मीट एट वन कॉमन पॉइंट एंगल इज फॉर्म्ड. तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये वाली साइड लिए तो उससे इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? ये वाला. सिमिलरली यहां पर भी हमने लिया तो वो ये वाला. अगर ये x है सो दिस विल ऑल्सो x. अगर ये हमने प्रूव कर दिया या हमें क्वेश्चन में गिवन है या कोई प्रॉपर्टी के थ्रू हमने बता दिया, देन बाय SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, व्हाट वी कैन से बाय SAS हम ये ट्रायंगल्स को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब हम इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में काम में आएगा. राइट? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. यहां तक का पार्ट हमने कल पढ़ लिया कि किसी भी ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वैसे तो हमें देख के समझ में आ जाता है, पर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो मैथ्स में कुछ भी नहीं बता सकते हैं. ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें प्रूफ्स की भी जरूरत होती है. राइट? सो हमने ये कल एक्सियोम पढ़े कि बाय SAS वी कैन प्रूव टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आफ्टर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी अब हम क्या कह सकते हैं? हम बता सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल. लाइक ये एंगल Y है तो ये भी Y होगा, ये एंगल Z है तो ये भी Z होगा. ठीक है, एंड बची हुई साइड्स, अब कौन सी साइड बची है? मैं सिंगल टिक कर रही हूँ, ये वाली एंड ये वाली, ये भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. क्यों इक्वल होंगी? एक तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बता सकते हैं कि जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो ये दोनों ट्रायंगल एक के ऊपर एक आ जाएंगे. लाइक यस्टरडे आई हैव गिवन वन वेरी गुड एग्जांपल. हम कॉइन के ऊपर 1 रुपी कॉइन के ऊपर 1 रुपी कॉइन 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 रखते तो क्या होता है? वो सिमेट्री में एक के ऊपर एक आ जाते हैं. कहीं से भी गैपिंग या बाहर निकलते हैं नहीं, बिकॉज ऑल आर इक्वल इन शेप्स. ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली आ जाते हैं. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि अब हमने जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा एवरी एस्पेक्ट्स में. ठीक है, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. अब जब ये ओवरलैप हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. बट हम कैसे बोलेंगे कि इक्वल होंगे? तो आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी वी विल यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड CPCT. ठीक है, अब ये CPCT क्या बोला है? तो CPCT इज corresponding parts of the corresponding triangle. ठीक है, इसका मतलब हुआ बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी ट्रायंगल्स के हैं दोनों के, वो आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT. तो आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी व्हाट वी विल राइट? कोई भी क्वेश्चन में मींस थ्योरम है, क्वेश्चन है, जो भी है, हम आगे उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे? पहले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, देन वी विल राइट बाय CPCT. क्योंकि इतना बड़ा लिखना तो बहुत टफ हो जाएगा तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है बाय CPCT. बाय CPCT अब हम बचा हुआ ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं. अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या बोला? AC जो है वो DF के इक्वल हो जाएगा. बचे हुए एंगल Y जो था इस Y के इक्वल हो जाएगा.
z जो है वो इस z के, आप नाम दीजिएगा, मैंने ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यू ले ली है z, ठीक है। तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हम जब इक्वल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बाय CP/CT। तो ट्रायंगल चैप्टर में एंड ज्योमेट्री में CP/CT का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसका एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए एंड इसको कब यूज करना है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे देन उसके बाद हम लिखेंगे बाय CP/CT, जो भी पार्ट्स हमें इक्वल समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ CP/CT। अब हमने पूरा SAS को डिटेल में पढ़ लिया है। SAS मीन्स साइड एंगल साइड, जिसके थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी कोई भी दो ट्रायंगल की प्रूफ कर सकते हैं। SAS के अलावा मैंने आपको बताया ASS एंड SSA, ये ज्यादा रूल में नहीं आती हैं, मीन्स इनका कोई रोल नहीं है, मेन जो होती है वो SAS होती है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जरूरी है कि दो साइड और एक एंगल ही इक्वल हो। देखिए ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जब दो एंगल मीन्स ये वाले कोई भी दो, अभी मैंने ट्रायंगल ऐसा लिया है तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप ये ले, आप ये दो ले सकते हैं, ये दो को एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल, दो एंगल एंड वो पर्टिकुलर इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे, है ना, एंड हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो अनदर कंडीशन इज कि दो एंगल और एक साइड मीन्स ASA भी अगर हमने प्रूफ कर दिया तब भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक थ्योरम, जो ये है ASA, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और जनरली एग्जाम में आती है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द थ्योरम ASA, एंगल साइड एंगल। सो दिस इज थ्योरम 7.1। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे पहले हमने SAS जो पढ़ी, इट वाज एक्सियम एंड नाउ इट इज थ्योरम, ठीक है। थ्योरम इज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल को आई एम राइटिंग इन शॉर्ट ट्रायंगल्स, ठीक है, आर congruent if two angles and included side, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो एंगल और उनके बीच की साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज equal to two angles and included side of the other triangle, right? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये एंगल इसके इक्वल हो, प्रूफ हो जाए या दिया हो, जो भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये एंगल इसके इक्वल हो एंड इंक्लूडेड साइड मतलब उन दो एंगल के बीच की साइड अगर ये है, तब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब हमको इसको थ्योरम को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिख लें, हमें क्या क्या पता है। कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। वी आर गिवन two triangles ABC and DEF in which क्या क्या गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड यहाँ लिख देते हैं हम एंगल
C इक्वल्स टू एंगल F एंड साइड हमें दी हुई है BC इक्वल्स टू EF, राइट? So we need to prove these two triangles are congruent. ABC is congruent to DEF. ये तो हमारा प्रूफ पार्ट हुआ। स्टूडेंट्स एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है, थ्योरम जब भी आपको एग्जाम में आएगी वैसे तो आपको पूरी ही समझ के याद करनी है और पूरी लिखनी है, बट जितना भी आप लिखते हैं और अगर वो सही लिखते हैं तो उसके मार्क्स भी जरूर मिलते हैं। तो एटलीस्ट अगर हमें मान लीजिए कुछ, पहली बात तो ऐसी नौबत ही नहीं आना चाहिए कि हमें ना आए, राइट? हमें खूब प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के हिसाब से, बट इन केस कभी भूल गए हैं या याद नहीं आ रहा है या कुछ भी हो सकते सिचुएशन या टाइम कम बचा है, तो एटलीस्ट क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है इतना भी आप लिख देते हैं तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। मैथ्स में एक ये खासियत है कि जितना भी आपने किया है उतने के मार्क्स जरूर मिलेंगे, राइट? तो इतना तो एटलीस्ट आपको लिखना ही है ना। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ये दो ट्राइंगल में, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे। हमें इन साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, AB, AC, DE और DF, इसके बारे में कुछ गिवन है क्या? नहीं है। अब हमें ऐसे ऐसे ही लगाना पड़ेगी क्योंकि अभी हमने ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी ही पढ़ी है, राइट? ऐसे एस के लिए हमें साइड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं दिया है। अगर हमें दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल कुछ पता होता या ये वाली साइड या ये वाली साइड के बारे में कुछ पता होता तो हम ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी लगा के इमीडिएटली प्रूफ कर देते कि दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बट अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमें एंगल के बारे में दे दिया है और एक ही साइड के बारे में दिया है, दूसरी दोनों साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वो दोनों साइड्स कौन सी है? AB, AC एंड सिमिलरली इधर DE एंड DF, राइट? अब जब हमें कुछ भी नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रेज होगा, क्या AB जो है DE के बराबर है? क्या AB जो है इट इज ग्रेटर देन DE या AB इज लेस देन DE? तीन पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। हमें खुदे भी नहीं पता है कि उसमें से क्या है, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट अगर हमें कुछ भी नहीं पता है देन थ्री केसेस विल अराइज, राइट? फर्स्ट इज हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है AB इक्वल्स टू DE हो, ठीक है? वी आर अज्यूमिंग, तो व्हाट विल राइट? फर्स्ट केस, केस 1, लेट मीन्स वी आर अज्यूमिंग AB इक्वल्स टू DE। यहां पर आप लिखेंगे बाय assumption, हमने माना है, मान के चल रहे हैं। It is not given in the question or theorem. We are assuming that AB equals to DE. अब इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज करके लिख रही हूँ। हमने ये मान लिया कि AB जो है वो DE के इक्वल है। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, बाकी तो दिया ही हुआ है, ये वाली साइड BCEF के इक्वल है और अब हमें इंक्लूडेड एंगल भी पता है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। सो हमारी कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे? एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। इसके लिए आपको कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन। एंड BC जो है साइड वो भी EF के इक्वल गिवन है, तो ये भी आप यहां लिख देंगे गिवन। देखिए कितने सिंपल फॉर्म में, यहां ध्यान से देखिए SAS। सो व्हाट यू कैन राइट? बाय SAS criteria triangles are congruent. ABC is congruent to triangle DEF, राइट? पर ये हमने अज्यूम किया है, इट इज नॉट मेंशन इन दिस थ्योरम और क्वेश्चन दैट AB इज इक्वल्स टू DE। हमने क्या माना? सपोज ऐसा हो तो क्या होगा? तो सपोज अगर AB इक्वल्स टू DE है देन कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दी। इट इज वेरी इजी, साइड एंगल साइड के थ्रू हमने बता दिया कि these two triangles are congruent, and after this by CPCT we can say rest of the parts are also equal, ठीक है? So this is case 1 which is very easy,
क्योंकि इसमें कुछ टेंशन ही नहीं था, हमने सीधे मान लिया था कि वो इक्वल है। नाउ केस 2, उसके लिए आप ये नोट डाउन करें, मुझे रब करना पड़ेगा, इसको भी वापस से बनाना पड़ेगा। केस 1 वी हैव ऑलरेडी रिटन, नाउ केस 2। सो अब हम केस 2 लेंगे। अभी तो हमने लिया ए बी और डी ए जो है वो इक्वल है, ये तो हमारा एजम्पशन था क्योंकि ये गिवन नहीं है कि दे आर इक्वल, बट इफ सपोज दे आर इक्वल देन वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या बताया कि जब कॉन्ग्रुएंट है देन बाय CPCT रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, और जो हमें क्वेश्चन में या थ्योरम में प्रूव करना था वो हमने बता दिया। तो केस 1 वाज वेरी इजी। नाउ केस 2, केस 2 थोड़ा सा टिपिकल है, जो आपको सिंपली अपने माइंड में इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इफ सपोज AB इज ग्रेटर देन DE, इक्वल नहीं है तो क्या होंगी, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, यही पॉसिबिलिटीज है किसी भी लाइन में। सबसे पहले हम दो लाइन बनाते हैं और छोटा और बड़ा समझते हैं। दिस इज आवर AB, राइट, एंड दिस इज आवर DE। AB इज ग्रेटर देन DE, ये तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं DE को इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए मैंने DE यहाँ पुट कर दिया, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। अब ओवरलैपिंग में पिंक वाली जो है दैट इज DE एंड ग्रीन वाली जो थी वो AB थी। तो क्या होगा, ये पार्ट एक्स्ट्रा बचेगा, मीन्स हमें एक नया नाम देना पड़ेगा। सिमिलरली अब हमने क्या अज्यूम किया है कि AB जो है वो DE से बड़ी है। जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। हम हमारे ट्रायंगल्स नए बना लेते हैं। दिस इज ABC, दिस इज DEF। अब मैंने छोटा बना दिया है, पहले इक्वल थे क्योंकि DE को मैं यहाँ पुट करूंगी तो DE कुछ यहाँ पर आएगा PB के ऊपर, क्योंकि जब मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगी तो DE साइड यहाँ तक ही आ पाएगी बिकॉज इट इज स्मॉलर देन AB, राइट। ये जैसे हमने यहाँ किया वैसा कि वैसे हमने यहाँ किया। या इसको हम न्यूमेरिकली समझें, मान लीजिए AB 6 है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 को जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा एंड 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, थ्योरम में वी कांट यूज न्यूमेरिक वैल्यू, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, अब हमने जब ये केस लिया तो क्या होगा, अब हमारा PB जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा, राइट। हमें थ्योरम में क्या मिल जाएगा, PB इक्वल्स टू DE। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट, क्योंकि हमने खुद ऐसी मेजरमेंट ली कि एक छोटी है और एक बड़ी है। अब जब हमें PB और DE मिल गया, बाकी तो ऑलरेडी गिवन था, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल दिया था एंड साइड BC जो है वो EF के, तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ऑलरेडी गिवन एंड साइड BC इक्वल्स टू EF, ये भी हमें गिवन, राइट। SAS means by SAS two triangles are congruent, but अब हमारे जो दो ट्रायंगल है वो कौन से हैं, PBC एंड DEF congruent, राइट। बाय SAS हमने प्रूफ कर दिया ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये जो अंदर छोटा बन रहा है लाइक ये और ये, अब इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। छोटा ट्रायंगल इज इक्वल टू छोटा, तो रेस्ट ऑफ द जो बाय CPCT क्या होगा, बचा हुआ सारा इक्वल हो जाएगा। एंगल PCB इक्वल्स टू एंगल DFE होगा PCB। अब देखिए मैं यहाँ ग्रीन कर रही हूं, ध्यान दीजिए, PCB ये इज इक्वल टू ये, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। बट हमें थ्योरम में क्या दिया हुआ था, ये एंगल इसके इक्वल था, मीन्स हमें जो गिवन था
एंगल ACB इक्वल टू एंगल DEF। हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल PCB इक्वल टू DEF। स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसे दो एंगल और ये एक एंगल इक्वल हो सकते हैं? मान लीजिए 60 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 60। अब हम इसे भी कह रहे हैं कि ये भी 60, ऐसे कैसे संभव है? ये एक एंगल 60 है और इसमें दो पार्ट्स, ये भी 60 और ये भी 60, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कब पॉसिबल है? जब ये दो लाइन में दो डिफरेंट पार्ट ही ना हो, ये P जो है वो A पर हो, यानी ये पूरा एंगल बन रहा हो, तभी ये 60 होगा और ये भी 60। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ आपके समझने के लिए बता रही हूँ, ये थ्योरम में नहीं लिखना है आपको, राइट? मैंने कहा ये एंगल 60 है और ये ऑलरेडी गिवन था 60। अब ये अंदर भी कैसे 60 हो सकता है? एक जैसे दो एंगल होंगे तो वैल्यू वाइज और डायग्राम वाइज दोनों इक्वली होंगे ना, बट यहाँ पर तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जब ही पॉसिबल है कि ये P पॉइंट ही ना होता, ये कहाँ पर होता? A पर। तो अब ये अगेन क्या बन जाता? 60, राइट? तो आपको यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा। इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? आप खुद लिखेंगे, ठीक है? एक ही एंगल, दो एंगल अंदर और बाहर कैसे इक्वल हो सकते हैं? वो जब ही हो सकते हैं when P point coincide, when P point coincides on A, या A ओवरलैप, P और A दो डिफरेंट पॉइंट ही ना हो, वो एक ही पॉइंट हो, मतलब P जो है वो A पर हो या A जो है वो P पर हो, तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म ही नहीं होंगे, और दो एंगल कभी भी अलग अलग एक एंगल के इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा। अब जब आप ये रीजन लिख चुके हैं और समझ चुके हैं, तो इसका मतलब P का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, P तो A पर ही है, यानी साइड जो है वो इक्वल है, AB और DE इक्वल है, और AB और DE इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी इजीली अभी हमने प्रूफ कर दी थी। मतलब कहने का ये हुआ कि हमें ये थ्योरम है बहुत छोटी और ओनली 4 लाइन की, ऐसे S के थ्रू ही हम प्रूफ कर सकते हैं। हम ये दो साइड इक्वल बता देंगे, बाकी हमें गिवन है, उसके थ्रू हम कहेंगे दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, बट हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी नहीं है, और जब दी नहीं है तो हमें एग्जाम में 3 केसेस रेस करके बताने पड़ेंगे। पहला हम बताएंगे कि मान लीजिए वो इक्वल है, दूसरा हम बताएंगे कि वो बड़ा है, बट प्रूव वही करेंगे कि बड़ा नहीं है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे तो मतलब वो इक्वल ही है, और जब इक्वल है तो वही वाली पिछली जो हमने थ्योरम में प्रूव किया वैसा ही हम प्रूव कर देंगे, ठीक है? अब इसी का वाइस वर्सा, इफ AB इज लेस देन DE, तब भी ये का यही सेम चीज हो जाएगी कि दो डिफरेंट एंगल और एक एंगल इक्वल आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो केस 3 हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केस 3 में हम ऐसा लिख देंगे, सिमिलरली केस 3 भी ऐसा ही होगा। केस 3, केस 2 हमने प्रूव कर दिया है, तो 3 को वी नीड नॉट टू प्रूव, ओनली हमें लिखना पड़ेगा AB इज लेस देन DE। मान लीजिए AB लेस देन D है, देन वी कैन चूज पॉइंट P ले लीजिए, M ले लीजिए, जो आपको लेना हो, ऑन DE मीन्स ये ABC था एंड ये DEF है। आप इसको पूरी थ्योरम को सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, बट मेरे को आपको समझाना जरूरी है इसलिए बता रहे। AB अब छोटा है तो AB इसके ऊपर कहां तक आ जाएगा? यहां तक, M पॉइंट तक, राइट? सच दैट ME इक्वल्स टू AB। अब यहाँ पर AB और ME इक्वल हो जाएंगे, इनको हम पिंक कर देते हैं, ये AB जब यहाँ रखा तो ये ME के ऊपर आ गया, ठीक है? अब आप लिखेंगे रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट्स
in case 2 we can conclude there is no such point like M should be coincide on D. Same pattern जो हमने केस 2 में लिखा, and triangle are congruent. We can conclude ABC is congruent to DF. तो केस 3 जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा. आप सिमिलरली करके सिमिलर एज केस 2 केस 3 भी बता सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द थ्योरम ASA, angle side angle, which is very important property of the triangle chapter, right?